बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा की और ग्लोबल इंडिसेस और साथ ही टॉप गेनर्स लूजर्स और बाकी सारे शेयर्स और कुछ सवाल आपके। तो इन सभी मुद्दों पर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले एफआईज डीआईज को डेटा पढ़ने की, क्योंकि एफआईज ने कल एक बड़ा सेल ऑफ किया है इंडियन मार्केट में। करीब 9800 करोड़ रुपए की वो सेलिंग कर चले गए हैं और 6645 करोड़ रुपए की बाय डीआईज ने की है। तो कहीं ना कहीं डीआईज जरूर सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को, लेकिन एफआईज की तरफ से कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला है और ये बड़ा सेल ऑफ माना जाएगा, क्योंकि 20 सितंबर को एफआईज ने करीब 14,000 करोड़ की बाइंग की थी और उसके बाद 30 सितंबर को इतना बड़ा सेल ऑफ। तो ये जरूर कहीं ना कहीं उस बाइंग पर प्रश्न भी उठाता है या सेलिंग पर भी ये डाउट क्रिएट करता है कि कहीं ये बाइंग में तो परिवर्तित नहीं होने वाले। इस पर अविनाश सर से जानकारी लेंगे, लेकिन पहले ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं किस तरह का रुझान वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो डाउ तो हरे निशान में बंद हुआ। शंघाई में 8% की तेज़ी, शायद इतने बड़े मूव तो हमने कभी भी नहीं देखे थे शंघाई में, और 2.5% की तेजी हैंगसेंग में देखने के लिए मिल रही है। निकाई कल की 4.5% की गिरावट के बाद 2% का बाउंस बैक निकाई में आता हुआ। कोस्पी में जरूर 2% की गिरावट है। तो जबरदस्त तेजी इस समय एशियन मार्केट्स में, खास तौर से लेड बाय चाइना। हम बात भी कर रहे थे कि स्टिमुलस आ रहे हैं लगातार। पिछले 8-10 दिन में कई बार उन्होंने अलग अलग टर्म्स के जो रेट कट थे वो किए, फिर बेरोजगारों की जो प्रॉब्लम थी उसको एडजस्ट किया, होम लोन से जुड़ी हुई दरों को कट किया, मोर्गेज जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं जो उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सभी जो स्टिमुलसेस हैं उसका इम्पैक्ट आप चाइनीज़ मार्केट पर देख रहे हैं। कल हमने यूएस मार्केट में भी जो चाइनीज़ शेयर लिस्टेड हैं उनमें रिकॉर्ड तेज़ी देखी थी। 10 साल के बाद इतनी बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली थी, उस पर बात करेंगे। लेकिन पॉजिटिव रुझान है यहाँ से। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स और लूजर्स में आज के जो टॉप गेनर्स हैं, वी मार्ट 10.5%, बासफ करीब 9%, ब्लू डार्ट करीब 6%, डिश टीवी करीब 6%, कैफिन टैक करीब 5.5% ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं टॉप लूजर्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन से शेयर्स हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उन पर उसमें देखें तो मेदांता करीब 3.5% नीचे, सारेगामा करीब 3.5%, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स करीब 3.5%, गोदरेज एग्रो करीब 3.5% और मुथूट फाइनेंस इन गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनीज पर कुछ खबर भी है तो उसका एक इम्पैक्ट है 3.5%, ये भी काउंटर नीचे है। अविनाश सर, ये जो चाइना मार्केट में एक ये रन देखने के लिए मिल रहा है 8%, 4%, 5%, सर पिछला एक हफ्ता हो गया डेली शंघाई में इस तरह की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शंघाई ऐसा इंडेक्स था जो पूरी दुनिया जब हरे में चल रही थी ये फ्लैट रहता था या लाल निशान में रहता था। कैसे देख रहे हैं सर चाइनीज़ मार्केट और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट्स? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए चाइना का मार्केट में तेजी का कारण ये है कि इन्होंने अभी एक काफी बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया है और ज्यादातर हाउसिंग और रियल एस्टेट को लेके ये काफी पॉजिटिव है। तो वहां पे काफी रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने हटा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का मानना है कि अगर रियल एस्टेट चलता है तो मेटल भी चलेंगे, मेटल की बाइंग भी वापस चाइना की शुरू हो जाएगी। और यही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों में हमने चाइना मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है और उसका इम्पैक्ट हमने इंडियन मेटल कंपनीज पे भी देखा है, क्योंकि चाइना जब मेटल की बाइंग शुरू करेगी तभी अनुमान है कि सारे ग्लोब में मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी अनाउंसमेंट स्टिमुलस पैकेज का हो गया तो ये एक पहला रिएक्शन है जहां पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बट ओवरऑल नंबर्स में ये झलकने के लिए हमारे यहाँ पे आपको शायद एक क्वार्टर वेट करना पड़े। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि चाइना के पास कोई चारा नहीं है। स्टिमुलस देने का मतलब क्लियर है कि उनकी इकोनॉमी काफी प्रॉब्लम में आ चुकी है। स्टिमुलस कितने दिन चलेगा, कितना बड़ा होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो ये पॉजिटिव ट्रेंड हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मेटल कंपनीज के लिए अच्छी खासी साबित होगी। और यही कारण है कि आपको एक अच्छा तेजी का माहौल उधर भी दिख रहा है और उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में दिख रहा है। बिल्कुल सर, एफआईज की कल की सेलिंग को कैसे देखें, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना में उनका इंटरेस्ट जाग गया हो दोबारा, बड़ा लंबा उन्होंने पैसा बनाया भी है तो इंडियन मार्केट से हटा रहे हो वो पैसा? नहीं, हो सकता है। देखिए विवेक, अल्टीमेटली ग्लोबल जो एफआई मनी होता है वो पैसा वही जाता है जहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हैं और जहाँ पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है। तो इंडियन मार्केट्स में तो देखिए उनकी रुचि कम नहीं होने वाली, पर हो सकता है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पे वो कर रहे हैं।
अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से एफआईएस की बिकवाली काफी बड़ी मात्रा में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा चाइना को जा सकता है, बट इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमको इंडियन मार्केट्स में देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स के लिए रनवे काफी बड़ा है। एक बार सितंबर के नतीजे आ गए तो मार्केट, जो बड़े निवेशक है जैसे एफआईएस है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, वो ज्यादातर FY 26 के अर्निंग्स को डिस्काउंट करने लगे, और उसका अनुमान तो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है, बट लॉन्गर टर्म में मुझे नहीं लगता है कि एफआईएस इंडिया को इग्नोर करेगा। जी, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। विमल जैन जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर। सीजी पावर कंज्यूमर में इनके पास कुछ शेयर हैं सर 450 के, क्या करना चाहिए सर इनको? नहीं, लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो देखिए, सीजी पावर एक ऐसी कंपनी है जो अभी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी बनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, और जब से इन्होंने लिया है, मेरे ख्याल से मार्केट्स को एक बात बहुत अच्छी लगी है कि मैनेजमेंट बैंडविड्थ बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने कंप्लीटली इसको टर्न अराउंड किया है। तो नजरिया 12 से 18 महीने का अगर है विवेक, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, मुझे पता नहीं कौन से रेट पे इन्होंने खरीदा है, बट अगर इनका अच्छा खासा मोटा मुनाफा सर बन रहा साढ़े है तो चार सौ थोड़ा रुपये बहुत। हाँ, तो मैं वही कहूंगा कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर नजरिया आपका 12 से 18 महीना है, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि इन्होंने निचले लेवल पे खरीदा नहीं है, ऊपरी लेवल पे खरीदा है। तो आई वुड से दैट इफ यू हैव 12 to 18 months टाइम फ्रेम, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बिल्कुल। कुछ एक ग्लोबल खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल खबरें भी काफ़ी सारी हैं और उनका इम्पैक्ट भी है। कल जो फेड के एक गवर्नर हैं मिस्टर पावेल, उन्होंने ये कहा कि फेड ब्याज दरें तो घटाएगा, और हो सकता है कि उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया कि 25-25 बेसिस पॉइंट के 2 कट्स आ सकते हैं इस साल में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ब्याज दर घटाने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। साथ ही अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में लिस्टेड जो शेयर हैं चीन के ख़ास तौर से, उनमें 16 साल बाद सबसे बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है, और इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं कि चाइना मार्केट आज 8% ऊपर है। उसके अलावा घरेलू खबरों में एक इम्पॉर्टेंट खबर जिसका कि आज इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। आरबीआई को गोल्ड लोन से जुड़ी हुई कंपनियों में कुछ खामियां दिखी हैं उनके गोल्ड वैल्यूएशन को लेकर। जब कस्टमर नहीं होता उस समय जो वैल्यू की जाती है एंड यूज़ को लेकर, साथ ही ड्यू डिलीजेंस को लेकर काफ़ी उन्होंने सवाल उठाए और कंपनियों से कहा है कि आप 3 महीने में इनकी जवाब दीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेटबैक है जिसका कि इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनियों पर देखने के लिए भी मिल रहा है। सर कैसे देख रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इंडिया इन्फोलाइन? इंडिया इन्फोलाइन तो अभी आरबीआई की प्रॉब्लम झेल के ही चुका है, तो वो तो क्लीन होकर बाहर आया, लेकिन बाकी ये 2 कंपनियां, इन पर कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए, आरबीआई ने जो कहा है कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी थोड़ा सा एग्रेसिव हो चुकी है, इनको थोड़ा सा डर है कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली आपको ये सारे गोल्ड के फाइनेंस कंपनीज में देखने को मिले, जैसे आज आपको देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो लगातार बढ़ रहा है, और इसका बढ़ना गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए अच्छा है, क्योंकि लोन टू वैल्यू इनके लिए फेवरेबल हो जाता है। एसेट क्वालिटी तो वैसे भी इनका कंपनीज की बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी को लंबी अवधि के लिए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज खरीदना है, तो ये जो मौके आपको मिलते हैं जब शेयर्स थोड़े से नरम होते हैं, तभी आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि अगले 12-18 महीने के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छा काम करेगी। छोटे से बड़ी फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस कंपनी देखिए तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्टूबर में होपफुली अगर रेट कट आता है, तो इनके लिए भी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो जाएगी। प्लस गोल्ड एक एसेट ऐसा है जहां पे कभी भी बैड डेट या कोई एनपीए का प्रॉब्लम हमको सुनने में नहीं आ रहा है। तो ये एक अच्छा मौका होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको लंबी अवधि के लिए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना है। बिल्कुल, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी उन निवेशकों के लिए जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सर एक और खबर, एनटीपीसी ग्रीन ने राजस्थान सरकार से 25 गीगावाट का प्लांट और या कैपेसिटी लगाने का को लेकर एमओयू साइन किया है। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी आ रहा है। सारा कुछ इम्पैक्ट जो होगा अभी तो एनटीपीसी पर ही होगा, क्योंकि उसकी सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन। सर कैसे देख रहे हैं एनटीपीसी को? देखिए, एनटीपीसी होल्डिंग कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन की, और ये जो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन काफी प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट जो लास्ट अवेलेबल डेटा है, मैं मैंने देखा था कि
एनटीपीसी ग्रीन का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीबन 350 करोड़ है, प्लस इनका इशू दिवाली के बाद आने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए एनटीपीसी के शेयर में तो दो तरफा बेनिफिट होगा। एक तो जब एनटीपीसी ग्रीन का पब्लिक इशू होगा तो वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट तो मिलेगा ही, और दूसरा मुझे लगता है कि इवन गोइंग फॉरवर्ड जब ये कंपनी लिस्ट होगी, ये एनटीपीसी ग्रीन तो फिर भी एनटीपीसी की सब्सिडरी बनेगी। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एनटीपीसी अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो एक मौका बन सकता है, अगर आपका निवेश का टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 18 महीना है। पर जिनको एनटीपीसी ग्रीन के शेयर भी चाहिए वो थोड़ा सा एनटीपीसी के शेयर खरीद ले, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि शेयर होल्डर्स कोटा में से आपको चांसेस ऑफ अलॉटमेंट ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा विकल्प रहेगा जिनको एनटीपीसी ग्रीन पे प्ले करना है जब पब्लिक इशू आएगा। बिल्कुल, तो एनटीपीसी ग्रीन के शेयर लेने हैं तो एनटीपीसी के शेयर खरीद के रख लें, तो शेयर होल्डर कोटा में आपको हो सकता है कि चांसेस हों कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी लग जाए। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, प्रियंका जी जुड़ी हैं भोपाल से। प्रियंका मैम गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। प्रियंका जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। जी मैम पूछिए। सर मुझे पूछना था, मेरे पास बीएलएस इंटरनेशनल के 200 शेयर हैं 400 रुपए के। जी हाँ तो सर अब ये इतना गिर रहा है तो मैं एवरेज कहाँ करूँ अब? जी ठीक है, पूछ लेते और हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स जानने हैं मुझे। ठीक है, अविनाश सर 400 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, 374 रुपये आ गया, क्या एवरेजिंग करने का सही मौका है बीएलएस इंटरनेशनल में? नहीं बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं इनको बता दूं ये इन्वेस्टर को कि डीएलएस इंटरनेशनल एक्चुअली कंट्री की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है। इनका सर्विस ड्रिवन मॉडल है और ये धंधा जो है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। पिछले साल इन्होंने करीबन 385 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लगता है कि कम से कम 475 480 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 2000 करोड़ की कैश है। अभी इन्होंने एक टर्की में एक नई कंपनी खरीदी है जहां पे और देशों का वीसा प्रोसेसिंग इनको मिलेगा। करीबन 66 कंट्रीज को ये अभी भी सर्विस करते हैं। प्लस इनकी और एक ग्रुप कंपनी आई थी बीएलएस ई सर्विसेज, जो मेरे ख्याल से लिस्टिंग हो चुकी है, बट यहाँ पे वो पेरेंट है। तो वहां पे भी बिजनेस काफी अच्छे तरह से ट्रैक्शन हो रहा है। तो शेयर अगर इन्होंने 400 रुपए में लिया है और 374 चल रहा है, थोड़ा सा जरूर एवरेज करे। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो कम से कम 550 575 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आपको थोड़ा समय यहाँ पे गुजारना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कंपनी अच्छी है, आप समय गुजारें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैम। नेक्स्ट सर, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इसको कल एक 1241 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी को इस साल में करीब 11,000 करोड़ रुपए के कुल ऑर्डर्स मिल चुके हैं। कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? सर देखिए, कल्पतरू एक ऐसा प्लेयर है जो काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक पे बैठा है। मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से देखिए इवन करंट लेवल पे अगर कोई बेट करना चाहे तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी करीबन 1525 1550 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। सबसे बड़ी बात इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी जो बैलेंस शीट साइज है, प्लस जो कस्टमर्स को ये केटर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कंस्ट्रक्शन और ईपीसी वाली जो कंपनी है इसमें अच्छा खासा मुनाफा आपको FY25 और 26 में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करंट प्राइस या अगर शेयर थोड़ा सा कमजोर भी होता है कोई करेक्शन में तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। जी, आज ऑटो सेक्टर के इंपॉर्टेंट डेटा भी रहेंगे सितंबर मंथ के लिए और कुछ कंपनियों ने डेटा देना शुरू भी कर दिया है। एक बार एक्सपेक्टेशंस देख लेते हैं, फिर एक्चुअल डेटा पर भी नज़र डालेंगे जिन जिन कंपनियों ने अभी दिया है। तो एक्सपेक्टेशंस में देखें तो ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो से शुरुआत करते हैं। सेल्स ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी YOY बेसिस पर 11.5% और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 10%। वहीं टीवीएस मोटर में भी लगभग सिमिलर ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प में भी इसी तरह का ट्रेंड है, लगभग 10% की ग्रोथ तीनों ही ऑटो कंपनीज में देखने के लिए मिल सकती है। आयशर की सेल जो कि बाइक्स के सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड की सेल में करीब 7.5% का जंप मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन YOY बेसिस पर फ्लैट रह सकती है। कार्स की सेल में थोड़ी सी फ्लैटिश रुझान मारुति की साइड पर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स यहाँ पे पिकअप कर सकता है कार की सेल में। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की कार की सेल थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर रहेगी 3 से 4% की, लेकिन ट्रैक्टर की जो सेल्स ग्रोथ है वो मंथ ऑन मंथ बहुत अच्छी बढ़ सकती है 97% की। और
YOY बेसिस पर 3% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अशोक लेलैंड में करीब 25% की सेल्स ग्रोथ मंथ ऑन मंथ, लेकिन YOY थोड़ी सी डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकती है। अविनाश सर, मैं 3 हिस्सों में इस पूरी ऑटो सेल्स को समझना चाहता हूँ। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, TVS, चूंकि मानसून अच्छा रहा, तो कैसा लग रहा है आपको कि इनकी सेल्स तो ठीक ही एक्सपेक्टेड है और आने वाले भी हैं डेटा, तो कैसे देख रहे हैं सर इन तीनों कंपनीज को? बिल्कुल, देखिए इस बार बारिश अच्छी हो चुकी है और अभी ये श्राद्ध पीरियड खत्म होने के बाद नवरात्रि शुरू होगी, उसके बाद दशहरा है, दिवाली है, तो ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं तभी बड़ी मात्रा में ऑटो सेल्स बनते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इस महीने के सेल में शायद थोड़ा सा वीक ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नजरिया आपका अगले 6 से 12 महीने के लिए, तो मुझे लगता है कि देखिए अक्टूबर से तो इनका मेन फेस्टिव सीजन शुरू होता है। तो बजाज ऑटो की बात करें, हीरो मोटर की बात करें, TVS करें, तो टू व्हीलर सेक्टर में बहुत समय के बाद अभी रूरल मार्केट में डिमांड वापस आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी पॉजिटिव हो रहा है। तो डेफिनेटली हमको लगता है कि जो सेकंड हाफ होगा वो इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा होना चाहिए, और प्लस काफी कंपनियां नई प्रोडक्ट्स, नई ब्रांड्स, नई फीचर वाली गाड़ियां लॉन्च करने वाले, तो इसका भी असर इनके ऊपर पॉजिटिवली होगा। तो अगर अभी आपको कोई गिरावट मिलती है या कोई कमजोरी दिखती है तो उसका खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि रनवे फॉर ग्रोथ काफी बड़ा है और इस बार फेस्टिव सीजन काफी अच्छी होने की अनुमान है। जी सर, बजाज ऑटो के सेल्स डेटा आ भी चुके हैं। 28% की सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिली है YOY बेसिस पर। इन्होंने 2,59,333 यूनिट बेची हैं सितंबर में, एज कम्पेयर टू 2,02,510 यूनिट के मुकाबले। सर, ऑटो सेल्स की ग्रोथ तो इनकी अच्छी आई है, हम तो 10 से 12% की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद काउंटर पर गिरावट है। ये केवल मुनाफा वसूली समझे या कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, आई थिंक देखिए बजाज ऑटो का स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ भी चुका है विवेक। अगर आप इसका स्टॉक का प्राइस ट्रेंड देखोगे तो मार्केट ने इस स्टॉक को बहुत जल्दी रीरेट किया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये मुनाफा वसूली है, जो उन्होंने पहले स्टॉक लिया है थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि देखिए अगर ये स्टॉक कमजोरी दिखा रहा है तो फंडामेंटल्स पे तो नहीं दिखा रहा है, बट हाँ पहले जो इन्वेस्टर्स ने थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बनाया है वहां पे थोड़ी बिकवाली का प्रेशर हो सकता है, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा रिटेल सेलिंग भी हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं कोई भारी गिरावट आएगी, क्योंकि आने वाले 6 महीने मेरे ख्याल से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं। जी, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी डेटा आ चुके हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा के डेटा में भी इसी तरह का एक सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा की सितंबर ऑटो सेल्स में पढ़ देता हूँ। टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स अप 24%, जिसमें कि 51,062 यूनिट इन्होंने बेची हैं। एक्सपोर्ट भी 25% बढ़ा है। ट्रैक्टर सेल 2% YOY, और जैसा हम बता रहे थे कि मंथ ऑन मंथ काफ़ी अच्छा जंप है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रैक्टर सेल में 3% का जंप आएगा, YOY यहाँ पर 2% आया, तो मंथ ऑन मंथ सेल्स ग्रोथ करीब 95% के आसपास रही होगी। वहीं इनकी जो 3 व्हीलर सेल्स है उसमें 27% का जंप देखने के लिए मिला। सर, M&M कैसा लग रहा है आपको? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि M&M भी एक रूरल प्ले है और अभी वो काफी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो अच्छा मानसून, अच्छा रूरल डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि अगले साल दैट इज FY25 और 26 भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो ऑर्डर बुक की पोजीशन है वो थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि अभी सप्लाई कंस्ट्रेंट वाला मार्केट नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी खासी तेजी आपको तब मिलेगी जब आप कम से कम 12 से 15 महीने इस स्टॉक में निवेश करें। बिल्कुल सर, बाकी कार सेल्स कार बेचने वाली कंपनीज लाइक मारुति, टाटा मोटर्स इज ए मिक्स प्ले। वो हैवी व्हीकल्स में भी आता है, कार में भी अब उनका अच्छा सेल्स डेटा आने लगा है। पहले तो हम कार का डेटा पढ़ते ही नहीं थे टाटा मोटर्स का। सर, अब कैसे देख रहे हैं टाटा मोटर वर्सेस मारुति? देखिए टाटा मोटर्स में जो सबसे बड़ा अभी नियर टर्म में ट्रिगर है वो उनका डीमर्जर है। उनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और JLR बिजनेस अभी बहुत ही जल्द डीमर्ज होने वाला है और उसके बाद आपको एक अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। JLR का धंधा तो मुझे लगता है कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा, क्योंकि ये काफी प्रॉफिटेबल है, ये ओवरसीज मार्केट्स को केटर करता है, और डोमेस्टिक जो बिजनेस है जैसे कि कार और ट्रक का बिजनेस वो अलग कंपनी में जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है, देखिए अभी टाटा मोटर्स कंसोलिडेट हो रहा है,
अगर आपका नजरिया कम से कम 12 से 18 महीना है, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में डेट रिडक्शन की भी बातें हो रही है, कैश फ्लो जनरेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो ये स्टॉक आपको थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी पे खरीदना है। मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई होगी। अगर आप इसको मारुति से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में शायद री रेटिंग का पोटेंशियल मारुति से काफी बेहतर है, क्योंकि ये लिस्ट हो जाएगा डीमर्जर होने के बाद, और वहां पे काफी बड़ी रुचि इंस्टीट्यूशंस की, फिर बड़े एचएनआईज की होगी, क्योंकि ये प्रीमियम जेएलआर बिजनेस को सिग्निफाई करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको वो स्टॉक पे फोकस रखना है, और उसके लिए टाटा मोटर्स में अभी से थोड़ा थोड़ा एसआईपी करिए।